नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो के अंदर हम चर्चा कर रहे थे डाइस वाले टॉपिक की, जो मैं क्लियर करवा चुका था। केवल हमने उस टॉपिक के अंदर डाइस पढ़ा था। क्यूब का जो पार्ट है वो हम अगले टॉपिक के रूप में लेंगे बाद में। मैं आप लोगों को अब तक कुछ टॉपिक्स पढ़ा चुका हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आए होंगे। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, आज हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे अल्फाबेटिकल टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। यहाँ पर अगर अल्फाबेटिकल टेस्ट की हम बात करें तो ये टॉपिक जो है वो रीजनिंग की धुरी आधार माना जाता है, और इस चैप्टर के अंदर से एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी बहुत पुटअप किए जाते हैं। सबसे पहले हम जो आज चर्चा करेंगे वो वर्णमाला परीक्षण के बेसिक पार्ट की चर्चा करेंगे। बेसिक का मतलब अल्फाबेट की ही बात हम यहाँ पर करने वाले हैं कि वर्णमाला जो है वो किन किन क्वेश्चंस को लेकर के आपके सामने आती है। तो वर्णमाला परीक्षण के अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वर्णमाला की। वर्णमाला को हम कहते हैं एबीसीडी। क्या कहते हैं? एबीसीडी। तो सबसे पहले एबीसीडी से ही चर्चा करना शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है कि हमारी जो एबीसीडी होती है वो होती है ए से लेकर के जेड तक, जिसके अंदर टोटल अल्फाबेट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। ठीक है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 26, जो ए से प्रारंभ की जाती है और जेड पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि आपको इन वर्णमाला के 26 अक्षरों का क्रम, ऑर्डर जो है वो याद होना चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर लेटर कितने नंबर पे पाया जाता है। कि जैसे मुझे पता है कि ए 1 पर होता है, जेड 26 पर होता है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। जितने भी 26 अक्षर हैं उन 26 के 26 अक्षरों का प्रॉपर ऑर्डर जो है वह आप लोगों को कंठस्थ याद होना चाहिए। अगर आपको याद होगा तो प्रश्न को आपको करने में बड़ी आसानी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं वो केवल वर्णमाला में ही नहीं, रीजनिंग के कुल 5 ऐसे टॉपिक हैं जहां पर आपको ये चीजें काम आएगी। जैसे अल्फाबेटिकल टेस्ट हो गया आपका, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया। इसके अलावा बात करें हम सादृश्यता, जिसे हम एनालॉजी कहते हैं, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन हुआ। ये जितने भी टॉपिक्स है वहां पर ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के काम आने वाली है। तो सबसे पहले हम जो आज चर्चा कर रहे हैं वो नंबर 1, पहले नंबर पे चर्चा करेंगे आपका वर्णमाला के अक्षरों का क्रम। किसकी चर्चा करेंगे? वर्णमाला के अक्षरों का क्रम, कि आपकी जो वर्णमाला होती है उसके अक्षरों का क्रम याद करने का तरीका क्या होना चाहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कहा ए, बी, सी और डी। 1, 2, 3 और 4 कि एबीसीडी कितने पर? 1, 2, 3, 4। अगर किसी छोटे से बच्चे से भी पूछे तो इतना शायद वो भी बता दे कि ए 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर और डी 4 पर होता है, कि इनकी वैल्यूज ये होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इन चारों के लिए कि याद रहता है। ओके, कि हमें ये पता रहता है कि एबीसीडी की वैल्यू क्या है। लेकिन जो समस्या है मैन वो इनके बाद शुरू होती है। इनके बाद के जो अक्षर हैं उन्हें याद करने के लिए तो उनके लिए कुछ ट्रिक्स बनाई हैं। उन ट्रिक्स को आप फॉलो करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, डी के बाद आता है ई। हमने ई से एक वर्ड बनाया जिसकी स्पेलिंग हुई EJOTY, जिसका अगर प्रोनाउंसिएशन हम करें तो आप कह सकते हैं इसे बंधु इजोटी। क्या कह सकते हैं? इजोटी। इजोटी शब्द अंग्रेजी वर्णमाला के उन अक्षरों से मिलकर के बना होता है जो 5 के पहाड़े से संबंधित होते हैं, कि 5 के पहाड़े में आते हैं। 5 का पहाड़ा हम जानते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20 और 5 25। तो इजोटी की वैल्यू कितनी हो गई? 5 की गुणज हो गई, कि 5, 10, 15, 20 और 25। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई कितने पर? 25 पर। ठीक है, इसके बाद बारी आती है एफ। कितने पर आता है? 6 पर। याद करने का सबसे परफेक्ट तरीका है ये फिक्स, और फिक्स के बराबर क्या हो गया? 6। फिक्स बराबर 6। ठीक है, इसी प्रकार से जी कितने पर आता है? 7 पर। याद करने के लिए आपने क्या कहा कि हमने जी बनाया, अगर जी के इस हिस्से को हम यहां से मिटा दें तो ये किसकी तरह दिखाई दे रहा है? क्या बच गया? केवल 7। तो जी को 7 की मदद से लिखा जाता है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जी से G1 और इंग्लिश में 7 को क्या बोलते हैं? 7। तो G1 बराबर क्या हो गया? 7। ठीक है,
इसी प्रकार से अगला आता है h, जिसकी वैल्यू होती है 8। याद करने के लिए क्या कहा कि अगर h के ऊपर और नीचे हम सिरा लगा दें तो ये लगभग 8 की तरह दिखाई देता है। तो h की वैल्यू कितनी हो गई 8। i बराबर कितना होता है भाई 9। याद करने के लिए हमने कहा कि छोटी एबीसीडी में i को 9 की तरीके से लिखा जाता है। किसमें लिखते हैं भाई? छोटी एबीसीडी में i को किसके तरीके से लिखते हैं? 9 के तरीके से लिखते हैं। या एक शब्द जिसका हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं IKNOW, I know यानी क्या होता है? मैं जानता हूं, और मुझे पता है आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो i की वैल्यू कितना हो गया 9। एबीसीडी 1 2 3 4, EJOTY 5 10 15 20 25, फिक्स बराबर 6, G1 बराबर 7, h के ऊपर नीचे सिरा लगाने से 8। तो छोटी एबीसीडी में i को 9 के तरीके से लिखा जाता है। आगे बारी आती है आप लोगों की J एंड K, जो होता है बंधु 10 व कितने पर 11 पर। याद करने का तरीका क्या है? J से तो हो गया आपका जम्मू और K से हो गया आपका कश्मीर। जम्मू कश्मीर में रोजाना 10 व 11 गोलियां चलती है। कितनी गोलियां चलती है? 10-11 गोलियां चलती है। तो जम्मू में कितनी गोलियां चलती है भाई? 10। तो कश्मीर में कितनी? 11। तो जम्मू कश्मीर में रोजाना 10-11 गोलियां चलती है। इसके बाद बारी है LN, जो आता है 12 to 14। अब याद करने का तरीका क्या है? देखिए, L से तो हो गया आपका लक्ष्मी, N से हुआ आपका नारायण। तो लक्ष्मी नारायण का आपने बना दिया मकान, तो मकान नंबर हो गया उनका 12 से कितना? 14। तो लक्ष्मी का मकान तो कितना? 12। तो नारायण का मकान कितना? 14। बीच में एक लेटर हमने छोड़ दिया है, और वो लेटर कौन सा छोड़ा है भाई? M छोड़ा है। तो हमने कहा M की वैल्यू कितनी होती है? 13। याद करने के लिए हो गया मेरा बराबर क्या हो गया? 13। M से मेरा, और मेरा बराबर क्या हो गया? 13। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बारी आती है O, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इजोटी में, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 15। आगे चलते हैं। P कितना? 16, Q 17, R 18, S 19 और T कितना? 20। ठीक है, अब देखिए याद करने का तरीका बहुत ही अच्छा है। पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, रोल नंबर 18, सीट नंबर 19 और T20 20। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम? पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, रोल नंबर 18, सीट नंबर 19, T20 20। मैं फिर कह रहा हूं, जो तरीका मैं बता रहा हूं उसको बार बार रिवाइंड करके देखना। 2-3 बार आप देखेंगे, सुनेंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बारी आती है T के बाद किसकी? U के बाद V और V के बाद W। U जो होता है वो होता है 21, V होता है 22 और W होता है कितना? 23। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट वेव, इसको याद करने का तरीका क्या है? अल्ट्रा वायलेट वेव। यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट। आप लोगों ने सुना होगा यूवी प्रोटेक्ट। यूवी प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन। अल्ट्रा वायलेट को हिंदी में कहते हैं हम पराबैंगनी। क्या कहते हैं? पराबैंगनी। और वेव को कहते हैं हम क्या? किरण। तो यहां पर आपने क्या कहा? ULT अल्ट्रा वायलेट और वेव, अल्ट्रा वायलेट वेव 21, 22 और 23। ठीक है, तो ध्यान रखना कि यूवी वेव का क्या होता है? 21, 22, 23। और एटलीस्ट फाइनल में आता है XYZ, जिसका होता है 24, 25 और 26। Z की वैल्यू पता है, Y की वैल्यू हम इजोटी के अंदर पढ़ चुके हैं, X की वैल्यू आपको याद रखनी है। X की वैल्यू कितनी होती है? 24। अगर फिर भी याद नहीं रख सकते हैं तो याद रख लीजिएगा कि हॉस्पिटल के सामने एक्सरे की दुकान कितने नंबर? 24 नंबर। तो X की वैल्यू कितनी हो गई? 24 हो गई। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्या होती है आपकी अल्फाबेट? ABCD 1 2 3 4, EJOTY 5 10 15 20 25,
फिक्स बराबर 6, G1 बराबर 7, H के ऊपर नीचे से लगाने से 8, छोटी एबीसीडी में आई को 9, जम्मू कश्मीर में रोजाना 10-11 गोलियां चलती है, लक्ष्मी नारायण का मकान नंबर 12 से 14, मेरा बराबर 13, इजोटी में वो कितने पर 15 पर, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, रोल नंबर 18, सीट नंबर 19, T20 20, यूवी वैर कितना 21 22 23, तो XYZ 24 25 और 26। ठीक है, तो ये वर्णमाला के अक्षरों का क्रम होता है और ये क्रम पर्टिकुलरली आप लोगों को याद होना ही चाहिए। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरे बेसिक पॉइंट की। दूसरा जो बेसिक पॉइंट आता है वो आता है वर्णमाला के अक्षरों का अपोजिट, विपरीत। ये विपरीत जो है ये भी हमें याद होना चाहिए। याद क्यों होना चाहिए वो भी मैं अभी बिल्कुल हाथों हाथ आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि आमतौर पर ये बात होती है कि जब तक हमें किसी बात की, किसी चीज की वैल्यू पता नहीं होती तब तक हम उसे खुद भी वैल्यू नहीं देते। ठीक है, होता है कि नहीं होता कि जब तक हमें पता नहीं है कि हाँ भाई, जब तक मुझे इस पेन की वैल्यू का पता नहीं होगा तो इस पेन का मेरी लाइफ में कोई बड़ा रोल नहीं है, इसे मैं सोचूंगा कि ठीक है ऐसे ही। लेकिन जब मुझे पता चलेगा कि इसकी क्या वैल्यू है तो मैं इसको बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट करूंगा जितनी इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे दूसरे पॉइंट की, और दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है वर्णमाला के अक्षरों का अपोजिट अर्थात विपरीत क्रम। ये जो तरीका मैं बताऊंगा इस तरीके से आप लोगों के लिए एक बेनिफिट और है कि एबीसीडी सीधी तो याद दुनिया ही करती है, हम एबीसीडी को उल्टी भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। एक आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अपने जो चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्यों? क्योंकि ऐसा हमें सुनने को मिलता है कि आप लोग तो पढ़ रहे हैं लेकिन आपके जो दोस्त हैं उन्हें अभी तक यही पता नहीं है कि हाँ भाई हमारी क्लासेस रेगुलर चल रही है। ठीक है, ये बात पक्का है कि हाँ भाई दुनिया मतलबी होती है लेकिन इतना मतलबी होना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। तो कम से कम इतनी सी आप हेल्प अपने दोस्तों की कर सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, उन्हें ये जो चैनल है उसका लिंक प्रोवाइड करवाइए, हमारी क्लासेस के बारे में बताइए। हमने वैसे पूरी कोशिश की है कि हमारे विद्यार्थियों तक ये पहुंचे, लेकिन फिर भी अगर कोई रह गया है तो आप लोगों की इतनी सी वहां इच्छा होनी चाहिए कि कोई भी आपका दोस्त जो है वो ना छूटे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात कर रहे हैं वर्णमाला के अक्षरों का विपरीत क्रम, अपोजिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, वर्णमाला के अक्षरों के विपरीत क्रम जिसे हम कह सकते हैं जोड़े। ठीक है, अब जोड़े कैसे? अभी मैंने आप लोगों को बताया आपकी जो अल्फाबेट होती है बंधु वो होती है ए से लेकर के जेड तक, जिसके अंदर कुल अक्षरों की संख्या होती है 26। लेकिन अब यहां पर आप लोगों को एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इन्हें हम दो भागों में बांट देते हैं। एक तो होता है ए से लेकर के एन तक, तो दूसरा होता है एन से लेकर के जेड तक। इसे आप कहते हैं प्रथम अर्धांश। क्या कहते हैं? प्रथम अर्धांश। और इसे हम कहते हैं बंधु द्वितीय अर्धांश। क्या कहते हैं? द्वितीय अर्धांश। प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। अब बात ये आती है कि प्रथम अर्धांश के अंदर जो अक्षर होते हैं वो होते हैं शुरू के 13, तो द्वितीय अर्धांश में अक्षर होते हैं बाद के 13। ठीक है, तो प्रथम 13 अक्षर प्रथम अर्धांश, बाद के 13 अक्षर द्वितीय अर्धांश। इसे हम पूर्वार्ध कहते हैं, तो इसे हम उत्तरार्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहले आधा और बाद के आधे। ठीक है, अब यहां पर ये जो अपोजिट्स है इनको याद करने का तरीका भी है मेरे पास। अगर आप चाहें तो इन्हें याद कर सकते हैं, चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको याद करवा देता हूं। सबसे पहले आता है एजेड। एजेड से पहले अभी मैं आपसे कह रहा था थोड़ी देर पहले कि आप इनको दोनों तरीके से याद कर सकते हैं, आगे से और पीछे से। देखो कैसे कर सकते हैं। यहां लिखा आपने बायां, यहां लिखा आपने दाएं। बाएं का मतलब होता है प्रारंभ से। कहां से? प्रारंभ से। और दाएं का मतलब होता है बेटा अंत से। कहां से? अंत से। तो यहां पर सबसे पहले हमने बात की कि बाएं अर्थात प्रारंभ से पहला अक्षर ए, तो अंत से पहला अक्षर जेड। ए और जेड इन दोनों का जोड़ा होता है, याद करने का तरीका हो गया ए टू जेड। ठीक है,
दूसरे नंबर पर आगे से लिया बी, पीछे से लिया वाई, बी वाई। याद करने का तरीका हो गया आपका बॉय। क्या हो गया? बॉय। तीसरे नंबर पर आता है सी, यहां आता है एक्स, जिसे हम कहते हैं CRUX, क्रक्स। यामा कंपनी की एक बाइक आती है जिसका नाम होता है क्रक्स। ठीक है, या आप दूसरी भाषा में अगर बोल करके याद करना चाहते हैं, चेन्नई एक्सप्रेस के नाम से भी याद कर सकते हैं। सी से चेन्नई और एक्सप्रेस, मैंने कहा बोल करके, स्पेलिंग के अंदर चक्कर पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चौथे नंबर पर आता है, इधर तो डी आता है, इधर डब्ल्यू आता है, इसे आप दूध वाला कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दूध वाला। दूध वाला नहीं कहना चाहते हो, दिल वाला कह लो, दिल्ली वाला कह लो। आजकल डीजे वाला भी बहुत चल रहा है, तो डीजे वाले के नाम से भी आप इसे याद कर सकते हैं। ओके, 5 नंबर पर आता है यहाँ पर ई और वी, जिसे आप कहते हैं EVENING, इवनिंग यानी क्या होती है? शाम। या फिर EVERY, एवरी के नाम से भी आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम यहाँ पर। छठे नंबर पर आता है आप लोगों का एफ, और इधर आता है यू, जिसे आप कहते हैं FATHER, फादर, UNCLE, अंकल। फादर, अंकल। एफ से फादर, यू से अंकल। या फिर आप इसे दूसरी भाषा में फर्जी यूनिवर्सिटी के नाम से भी याद कर सकते हैं, फर्जी यूनिवर्सिटी के नाम से। 7 नंबर पर आता है यहाँ पर जी और यहाँ टी, जिसे आप कह सकते हैं GT रोड। क्या कह सकते हैं? GT रोड। अगर हम जयपुर गए हों तो आप इसे गौरव टावर के नाम से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नीचे ही लिख देता हूं मैं। 8 नंबर पर आता है आपका H और इधर S, जिसे हम कहते हैं हैंडसम। क्या कहते हैं? हैंडसम। हैंडसम कह सकते हो इसे, हायर सेकेंडरी कह सकते हो इसे, हाई स्कूल कह सकते हो इसे, हनी सिंह भी कह सकते हो इसे। और अगर हमारे गांव में कोई पड़ोसी हरी सिंह रहता है तो उसके नाम से भी आप इसे याद कर सकते हैं। इसी के बाद 9 नंबर पर आता है I और R, जिसे आप कहते हैं इंडियन रेलवेज। क्या कहते हैं? इंडियन रेलवे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर पर। 10 नंबर पर आता है बंधु JQ, जिसे आप कहते हैं JAIPUR, जयपुर, QUEEN, क्वीन। जयपुर क्वीन यानी जयपुर की रानी। 11 नंबर पर आता है आपके पास KP, जिसे आप कहते हैं काला पानी। क्या कहते हैं? काला पानी। या इसे दूसरी भाषा में हम कठपुतली के नाम से भी याद रख सकते हैं। 12 पर आता है LO, जिसे आप कहते हैं लव, और यहाँ पर 13 पर आता है आपका MN का मतलब होता है आपका मोबाइल नंबर। क्या होता है? मोबाइल नंबर। और अगर आप इसे ऐसे याद नहीं रखना चाहते तो उल्टा भी याद रख सकते हैं, NM याद रख लो, नरेंद्र मोदी करके। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपके वर्णमाला के अपोजिट होते हैं, जिनके आधार पर क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वेज में पूछा जाता है। अब बात आती है कि दोनों वेज में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जाता है। तो अब मैं बात कर रहा था वैल्यू की। अभी तक तो ऐसे लग रहा है हमें कि हाँ भाई ठीक है, क्या है, चल रहा है, नहीं भी आता होगा तो ABCD लिख लेंगे। लेकिन अब बात यह है कि कुछ जगह ऐसी होती है जहां ABCD लिखना काम नहीं करता, वहां केवल माइंड के अंदर जब तक स्वयं आपको क्लिक नहीं होगा, जब तक आपको थॉट नहीं आएगा, तब तक आप उसका आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, तो अलग अलग चर्चा करता हूं। सबसे पहले चर्चा करता हूं मैं यहां पर एक क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन आता है आपके सांकेतिक भाषा अर्थात कोडिंग डिकोडिंग में। अब वो क्वेश्चन क्या आता है ये आप लोगों ने लिख दिया होगा, देख लिया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक है, सुनोगे बार बार भी 2-3 बार तो भी आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, बिठा रहा हूं इसको, आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अब ये काम क्या आएगा। इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी, लेकिन ये काम क्या आने वाली। तो देखिए बड़ी ही आसान सी बात है। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं एग्जांपल। हम अभी अल्फाबेटिकल टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी केवल अल्फाबेट की बात कर रहे हैं। यहां पर प्रश्न आया आपके पास कि किसी सांकेतिक भाषा में डार्क को WZIT लिखते हैं तो
उसी भाषा में नोट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, कि किसी सांकेतिक भाषा में डार्क को WZIP लिखा जाता है तो उसी भाषा में नोट को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए बड़ा ही सिंपल है, जब भी इस तरह की क्वेश्चन आते हैं तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है और हम क्या सोचते हैं, यार क्या जोड़ रहा है, क्या घटा रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसी में लगे रहते हैं। मैंने फिर कहा था, अगर आपको ABCD का विपरीत क्रम याद नहीं है, अपोजिट याद नहीं है, तो आप इस प्रश्न में उलझ करके रह जाएंगे, मेरी गारंटी। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न को हल करने का उसके सिवाय कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। देखा जाए तो बहुत कठिन है और देखा जाए तो बहुत सरल है, और देखा जाए अगर हम याद नहीं रखेंगे तो इससे कठिन कोई क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो देखिए हमने कहा DARK WZIP लिखते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है बंधु? नोट का पूछ रहा है, इसका आंसर बताना है। अब हमें पता है DW, D का अपोजिट W होता है, दूध वाला याद करवाया मैंने आपको। A का अपोजिट Z होता है, A to Z हो गया। I का अपोजिट R होता है, इंडियन रेलवेज हो गया। K का अपोजिट P होता है, काला पानी हो गया। तो यहां पर हमने कहा कि ये सब क्या लिखे हुए हैं, इनके अपोजिट लिखे हुए हैं। तो हम यहां चलते हैं, N का अपोजिट M नरेंद्र मोदी हो गया, O का अपोजिट L हो गया लव हो गया, T का अपोजिट G हो गया GT रोड हो गया, और E का अपोजिट V, ठीक है, एवरी हो गया। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ML, G और V। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको अपोजिट्स याद नहीं होंगे तो यहां पर आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। तो ऐसा काम नहीं करना है कि हमारे सामने मुश्किलें पैदा हो। ठीक है, तो बड़ी ही कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, 2-3 बार पढ़ोगे, 2-3 बार सुनोगे, अपने आप याद हो जाएगा, मेरी गारंटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और क्या वैल्यू है, और क्या जरूरत पड़ती है। आपने क्वेश्चन देखे होंगे, एक टॉपिक होता है आपका एनालॉजी, जिसे हम कहते हैं सादृश्यता, समरूपता, समानता, या दूसरी भाषा में रीजनिंग के अनुपात समानुपात वाले प्रश्न। वहां पर भी ये चीजें काम आती है। कैसे काम आती है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कहा कि EV अनुपात IR समानुपात HS अनुपात क्या होगा, ये कोई क्वेश्चन है। अब हमें ही पता है कि अगर पहले तो बात ये आती है कि अगर हमें अपोजिट ही याद नहीं है तो हमारे लिए सब कुछ बेकार है। अगर अपोजिट याद भी है तो हमने कहा E का अपोजिट भी इवनिंग, इंडियन रेलवेज और हनी सिंह हो गया। अब मुझे अगला जोड़ा ज्ञात करना है, तो अगला जोड़ा अगर मैं ज्ञात करूंगा तो कैसे करूंगा? तो देखिए, अगला जोड़ा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, E की वैल्यू कितनी है 5, I की वैल्यू कितनी है 9। यहां पर अगर इन दोनों का डिफरेंस हम चेक करेंगे तो कितने का डिफरेंस है, +4 का, 4 का अंतर। इसी प्रकार से मैंने कहा H की वैल्यू कितनी 8, यहां पर ऐड करना है 4, 8 में 4 जोड़ा कितना 12, 12 की वैल्यू कितनी है L, और L का जो अपोजिट आपके पास आएगा वो क्या आएगा, O। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ गया, LO। LO यानी क्या हो गया, लव। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये चीजें जो हैं दिखने में ऐसा दिखता है कि यहाँ पे ठीक है, इनकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन पता जब चलता है, समस्या जब आती है, जब हम इन्हें हमारे सामने फेस करते हैं। तो आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हो कि आप लोगों को इनको फेस करने में थोड़ी सी दिक्कत आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं फिर कह रहा हूं, आज का वीडियो केवल अल्फाबेटिकल टेस्ट का बेसिक है। यहाँ क्वेश्चन हम चालू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्न करने में तब तक मजे नहीं आएंगे तब तक जो चीजें मैं आपको आज बता रहा हूं वो आप लोगों को पता ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे दो शब्दों की, जिनका नाम होता है दायां और बायां। कि दाएं से मतलब क्या होता है और बाएं से तात्पर्य क्या होता है। ठीक है, इनके बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं आप लोगों से। सबसे पहले हमने कहा बायां और एक लिखा हमने दायां। बाएं का मतलब होता है आप लोगों का उल्टा हाथ। कौन सा हाथ? उल्टा हाथ। और दाएं का मतलब होता है आप लोगों का सीधा हाथ। इसे हम हिंदी इंग्लिश के अंदर कहते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इसे हम कहते हैं RHS यानी राइट हैंड साइड। ठीक है, बाएं का मतलब आप कह सकते हैं यहां पर प्रारंभ से। कहां से? प्रारंभ से। तो दाएं का मतलब आप कह सकते हैं अंत से। अब देखो, याद करने का तरीका बता रहा हूं बाएं दाएं का।
हमारी कॉपी का वह हिस्सा जहां से हम लिखना शुरू करते हैं, कोई भी व्यक्ति है हमेशा इधर से लिखना शुरू करता है, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है जहां से हम स्टार्ट करते हैं वो सदैव क्या होता है, बायां, और जहां लिख करके हम छोड़ देते हैं वो होता है दायां। ठीक है, अगर फिर भी आप लोगों को समस्या आती है कि बायां और दायां क्या होता है, ठीक है, तो मेरे पास एक इसका तरीका भी है जिस तरीके से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, हम छोटी एबीसीडी जानते हैं, छोटी एबीसीडी के अंदर एक तो बात होती है बायां और यहां होता है दायां। बाएं का मतलब आप इसे इंडिकेट कर सकते हैं कैपिटल यानी स्मॉल लेटर बी से, और यहां पर इसे इंडिकेट कर सकते हैं स्मॉल लेटर डी से, कि स्मॉल लेटर बी का मतलब बायां तो स्मॉल लेटर डी का मतलब दायां। अब हमें समझ में कैसे आएगा कि इस बाएं और दाएं को याद कैसे रखें। देखिए पहली चीज तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूजन मेरे दिमाग में रहता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट है जो दाएं बाएं में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, जिनको ये भी याद नहीं रहता कि सीधा हाथ का मतलब दायां होता है तो उल्टे हाथ का मतलब बायां रहता है। ठीक है, तो देखिए उन लोगों के लिए बता रहा हूं मैं आप लोगों को करना क्या है। हमारे जो ये हाथ है दोनों, ये दोनों हाथ स्वयं इस बात को जाहिर करते हैं, सिद्ध करते हैं कि भाई मैं दायां और मैं बायां। कैसे करते हैं, यहां पर आप लोगों को अपने दोनों हाथ बिल्कुल इस तरीके से रखने हैं, ये जो स्थिति है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि हाँ भाई आज तो फर्स्ट क्लास लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना इशारा, हाँ, तो बिल्कुल इसी तरीके से दोनों हाथ रखने हैं, रख लिए हमने। ठीक है, अब इन दोनों हाथों को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने जब आप लेकर के आओगे तो आपके दोनों हाथ ये इंडिकेशन देंगे कि मैं दायां और मैं बायां। ठीक है, कैसे देंगे, मैं घूम जाता हूं यहां पर अभी थोड़ी देर के लिए। यहां पर ये दोनों हाथ है मेरे। अब मुझे ये बताइए मेरा ये जो हाथ है ये कौन सा लेटर बना रहा है छोटी एबीसीडी का, डी लेटर बना रहा है। कौन सा लेटर बना रहा है, डी लेटर। तो डी का मतलब क्या हो गया, दायां। मेरा ये जो हाथ है ये छोटी एबीसीडी का कौन सा लेटर बना रहा है, बी लेटर बना रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बायां। तो इसी तरीके से बिल्कुल अपनी आंखों के सामने अपने दोनों हाथों को लेके आइए, जहां डी दिखाई देता है वो दायां और जहां बी दिखाई देता है वो बायां। तो यहां पर आप लोगों को याद करने में थोड़ी सी आसानी इसके लिए रह सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि बायां बराबर क्या होता है, उल्टा हाथ, लेफ्ट हैंड साइड अर्थात प्रारंभ से, और दायां बराबर होता है राइट हैंड साइड, ठीक है, सीधा हाथ अर्थात अंत से। अर्थात हम कह सकते हैं कि एबीसीडी के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हिस्सा तो क्या होता है आपका बायां होता है, तो ये हिस्सा क्या होता है आपका दायां होता है। अब यहां पर बाईं ओर तो कौन होता है, ए, और दाईं ओर कौन होता है, जेड। वर्णमाला में ये जो दोनों अक्षर हैं इन दोनों की स्थिति बिल्कुल बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि एक तो वर्णमाला की शुरुआत करता है और एक वर्णमाला का अंत करता है। और आमतौर पर ऐसा ही होता है कि या तो पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है या अंतिम ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हमारी निजी जिंदगी के अंदर भी ऐसा ही होता है। ठीक है, या तो पहला ज्यादा स्पेशल होता है या जो अंतिम है, अंतिम का मतलब वर्तमान है, वो ज्यादा स्पेशल रहता है। हिस्ट्री के अंदर भी देख लो आप, अगर बात की जाए तो यही कहा जाता है कि चांद पे जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, या फिर करंट की बात करें तो ये पूछा जाता है कि हाल ही पे चांद पे कदम किसने रखा। तो या तो पहला या आखिरी, बीच वालों का ज्यादा कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो वही इन दोनों लेटर्स की बात है कि पहला कौन सा ए और अंतिम कौन सा जेड। इन दोनों की अपनी कहानी है। कहानी क्या है, कहानी ये है कि इस ए और जेड की स्थिति ऐसी है कि यहां पर ए इस वर्णमाला का सबसे पावरफुल कैंडिडेट है। क्या है, पावरफुल, ताकतवर, और जेड जो है इस वर्णमाला का सबसे डरपोक अर्थात कमजोर अक्षर है। अब पावरफुल और कमजोरी की मैं बात कर रहा हूं। पावरफुल का मतलब ये होता है कि वो अकेला ही सब पे भारी होता है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती, और कमजोर वो होता है जो हमेशा किसी ना किसी का सहारा लेकर के चलना चाहता है। तो मैं इसलिए इतनी बात कह रहा हूं कि आगे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि ए वर्णमाला का सबसे पावरफुल लेटर है, इसे किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जेड जो है इस वर्णमाला का सबसे कमजोर लेटर, डरपोक लेटर होने की वजह से हमेशा अपना बॉडीगार्ड साथ में रखता है, और उस बॉडीगार्ड का नाम क्या है भैया, 27। ठीक है, अर्थात कहीं भी आपको शुरुआत जेड की तरफ से करनी पड़े और आपका आंसर आपके पास नहीं आ रहा है तो सही उत्तर याद करने के लिए आपको इस 27 का प्रयोग करना ही पड़ेगा।
ठीक है। तो इसकी जो जानकारी है वो हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे उनके अंदर मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो ये आपके वर्णमाला का बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है आज, ये आप लोगों को पक्के रूप से याद रखनी है, क्योंकि जब तक ये बातें आप लोगों को याद नहीं होगी, पता नहीं होगी, आपको अगला जो वीडियो है उसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। आशा करता हूं कि मैंने जो आप लोगों को बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। मैं विक्की अग्रवाल आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू।